इस वीडियो में हम भारत का भूगोल कवर करेंगे। इसे हम यूनिट वाइज कवर करते रहेंगे। आज हमारा ये भूगोल का पहला लेक्चर है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन भारत का जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के नामकरण की अगर हिस्ट्री की बात करें तो भारत को कई नामों से जाना गया है। अपने विकास क्रम में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को ब्रह्मावर्त कहा गया है। तो ये ब्रह्मावर्त कहाँ कहा गया है? तो इसे बोला जाता है कि जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसे ब्रह्मावर्त बोला गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसे भारत कहाँ पर बोला गया है। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत बोला गया है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारत नाम की चर्चा और कहाँ मिलती है। तो हमें ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन यानी कि भरत के नाम पर भारत मिलता है। और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि भारत को और किनके द्वारा अलग अलग नामों से जाना गया। तो यूनानी द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। और हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से पड़ा? तो ये अरबी एवं फारसी इतिहासकारों द्वारा, जो कि मुगल पीरियड में अरबी और फारसी जो राजभाषा रहा करती थी मुगलों की, उनके द्वारा, जो उनके टाइम में इतिहासकार आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड दिया। और अगर बात करें इंडिया का, तो क्योंकि भारत का जो हमारा ओरिजिन माना जाता है सभ्यताओं का, वो इंडो यानी कि सिंधु को इंडू कहा गया और उसके आधार पर इंडिया बोला गया। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि भारत का नाम आर्यावर्त भी मिलता है। तो आर्यावर्त क्यों कहा गया? क्योंकि आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की? तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और हमें इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है हिंदुस्तान वर्ड इंडिया को किसके द्वारा कहा गया? तो आंसर होगा ईरानियों ने। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो हमें याद रखना होगा कि बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो हमें याद रखना होगा वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो हमने अभी देखा कि इंडिया वर्ड ग्रीक यानी यूनानियों द्वारा। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि भारत में आकार, मतलब भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है वो हमारा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर जितना क्षेत्रफल है उसको अगर हम 100% लेते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है भौगोलिक, वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। अब हम बात करते हैं कि भारत आकृति है यानी जो मैप है वो किस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो हम उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सबको शामिल करते हुए देखते हैं कि भारत का जो भौगोलिक आकृति है यानी जो उसका स्ट्रक्चर है वो चतुष्कोणीय दिखाई पड़ता है। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना? तो उत्तर से दक्षिणी का मतलब यहाँ पे होता है नॉर्थ टू साउथ, जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3214 यानी 3214 किलोमीटर। अब भारत का पूर्व से और पश्चिमी का विस्तार यानी ईस्ट टू वेस्ट कितना है? वो हमारा 2933। तो लमसम लंबाई और चौड़ाई हमें बराबर दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे चतुष्कोणीय। ध्यान रखिएगा, लमसम बराबर इक्वली नहीं है, क्योंकि 3214 और 2933 में डिफरेंस है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, यानी देखिए भारत में जो मेन भौगोलिक क्षेत्रफल है वो तो है ही है, पर भारत का हमें पता है लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया, ये भी भारत का पार्ट है। बट मुख्य भूमि का पार्ट ना होने के कारण इसे मुख्य भूमि के क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं लिया गया। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, तो हमें याद रखना होगा वो 7516.6 यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। तो इसमें आगे बढ़े हम तो देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा यानी कि बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जो कि स्थल से टच करती है ना कि समुद्र से। तो स्थलीय सीमा इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 15,200 किलोमीटर है। अच्छा, आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। यानी एरिया के अगर हम देखें तो कुल जितनी कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, उसमें अगर एरिया की बात करें तो उसमें 6वां स्थान है। यानी भारत पूरे वर्ल्ड में भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान रखता है। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं, अच्छा इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद फिर इंडिया आता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नए सर्वे के अनुसार
अब चाइना जो कि पहले स्थान पे माना जाता था, बट हमें ध्यान रखना है कि अब इंडिया को जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर रखा जाने लगा है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, यानी टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में है, अगर हम उसे 100 मान लें तो उसमें से 70.5% यानी 17.5% की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंडिया में रहती है। और क्षेत्रफल कितना था, तो हमारा 2.4 था, जो हमने पहले कवर किया हुआ है। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, वो 17.5% है। भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है, तो हम यहाँ देखेंगे 6.40 लाख से अधिक गांव हैं। 6.40 लाख का मतलब हुआ कि 6,40,00,000। अब आगे देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब होता है, उसमें हम देखेंगे कि नॉर्थ टू साउथ कितना हमारा विस्तार है, तो वो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार का मतलब हो गया ईस्ट टू वेस्ट, है ना। तो ये हम देखेंगे कि 64 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट हमारा पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत जो है वो उत्तर पूर्व में हमारा पाया जाता है। जैसे कि एक कोई सर्कल है, उसको अगर हाफ से डिवाइड कर दें तो हमारा जो है वो नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये हमारा अक्षांश के हिसाब से हो गया डिवाइडेशन। अगर हम इसे देशांतर के हिसाब से बोले तो इसको हम ईस्ट टू वेस्ट की ओर देखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो हमारी भारत की पोजीशन है वो वेस्ट में है और उत्तर यानी कि नॉर्थ में है। तो हमारा पूरा जो है वो सिचुएशन कहाँ पे मिलती है, नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए हमारा अगर अक्षांश की बात करें तो उत्तरी, और अगर देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में हमारी सिचुएशन पाई जाती है भारत की। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर देशांतर की बात पूछेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट। अब मानक समय की बात करते हैं तो इंडिया का जो है वो मानक समय किसे माना गया है, तो इसे हम देखें तो 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया। अच्छा, ये गुजरता कहाँ से है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। चलिए, तो इसमें ध्यान रखना है हमें 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच बोला जाता है, से कितने आगे है, यानी जो हमारा ग्रीनविच है और जो हमारा मानक समय है इंडिया का, उसमें हम देख रहे हैं कि उसके बीच कितना डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि उसमें और हमारे इंडिया की सिचुएशन में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। यहाँ पे 15 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमें याद रखना है कि भारतीय यामोत्तर यानी मानक रेखा जो मानी गई है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे गलत करा सकता है, पूर्वी की जगह पश्चिमी भी लिखा सकता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पश्चिमी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमारे भारत की जो सिचुएशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी पूर्व और उत्तरी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं तो ये जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो कॉमन सेंस है कि उसमें होगा ही, क्योंकि प्रयागराज नैनी से होकर गुजर रहा है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके और नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़, फिर और देखेंगे साइड में तो उड़ीसा और आंध्रा, यानी कि टोटल 5 जो है वो राज्य से हमारा याम्योत्तर निकलता है, गुजरता है। अब हम और आगे बढ़े तो देखते हैं कर्क रेखा, यानी जो हमारा ग्लोब है उसमें जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जैसे 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। अगर हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो उसे कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं अगर हम विषुवत रेखा से साउथ में 23.5 डिग्री साउथ आते हैं तो उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। लेकिन हमारा भारत जो है वो उत्तर में है, तो हम यहाँ कर्क रेखा को देखते हैं, क्योंकि वो 0 डिग्री की जो रेखा बनी है, अगर उससे हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो है वो कर्क रेखा आएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आप एक ट्रिक लिख सकते हैं को याद रखने के लिए, वो होता है कि मित्र पर गमछा झार। अब इसको हम देखेंगे, मित्र यानी मी मतलब मिजोरम, त्र यानी त्र मतलब त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, गमछा ग माने गुजरात, म माने मध्य प्रदेश, छ माने छत्तीसगढ़, मित्र पर गमछा झार, झ मतलब झारखंड। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, तो जैसा कि हमें पता है कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है, तो वो हमारा बांग्लादेश होगा। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है, तो हमें याद रखना होगा मानक समय रेखा और कर्क रेखा, यानी जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है
अक्षांश और जो हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करती है, यानी एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो हमें याद रखना होगा वो स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरता है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान में है, दो जिलों से होकर गुजरती है। अगर स्पेसिफिक पूछे राजस्थान के किन दो जिलों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्क रेखा निकटतम स्थिति, यानी कि कर्क रेखा जो है वो हमारे जो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, तो उन 8 राज्यों में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कुछ सिटीज होंगे, तो उस स्टेट के किस सिटी से नियरेस्ट होकर गुजर रही है। तो हमें याद रखना होगा कोलकाता, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल में भी सबसे नियरेस्ट कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो है कोलकाता। मिजोरम का आइजोल वहां से गुजरती है, और अगरतला त्रिपुरा का, उज्जैन मध्य प्रदेश का, और गुजरात का गांधीनगर, जोधपुर और जबलपुर जो कि है मध्य प्रदेश में, भोपाल, रांची जो कि झारखंड में है, और रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो जिन स्टेट से होके गुजरती है उन स्टेट में भी किस प्लेस नियरेस्ट प्लेस से होके गुजरती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा पश्चिम बंगाल कोलकाता, मिजोरम आइजोल, अगरतला त्रिपुरा, उज्जैन मध्य प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, जबलपुर और भोपाल में मध्य प्रदेश, रांची जो है वो झारखंड एंड रायपुर छत्तीसगढ़। आप इधर मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि देखिए गुजरात से एंट्री करती है कर्क रेखा, और फिर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, और उसके बाद फिर झारखंड, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल। फिर आप और जूम करके देखें तो यहाँ पे त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम, और उसके बाद फिर आगे निकल जाती है। तो भारत की दूरस्थ बिंदु, यानी कि भारत का सबसे नॉर्दर्न और सबसे साउथर्न पॉइंट जो है वो इसमें डिटेल में बताया गया है कि कहाँ से क्या चीजें। तो देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कॉल, यानी कि जो भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ, तो ये जो इंदिरा कॉल है इसकी एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, शायद ये पूछा गया है हमसे इसमें। तो ये है केप कैमोरीन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो आपको क्या ध्यान रखना है, भारत की अगर पूछे दक्षिणतम बिंदु तो आपको इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा पड़ेगा अंडमान निकोबार में, लेकिन अगर पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी आपको ध्यान रखना है दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु में आपको याद रखना है केप कैमोरीन जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था, पूर्व यानी पहले उसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसको बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार। हमने आपसे बोला ना कि जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है, लेकिन एग्जैक्टली पूछे तो बड़ा निकोबार। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, यानी वो कौन सा जंक्शन है जहाँ पर तीनों चीजें मिलती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर जहाँ पे हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है जिस क्षेत्र में, और हिंद महासागर तो हमारे साउथ में है ही। तो ये तीनों चीजें जहाँ मिल देंगी उसको बोलेंगे कन्याकुमारी। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, यानी नॉर्थ जो पॉइंट है भारत का, मतलब जो टॉप नॉर्थ पे है, तो वो है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। आपको पता होगा कि जब हम भारत को देखें, भारत के मैप को देखें, तो जो हमारे भारत का सबसे ऊपर टॉप पार्ट है वो लद्दाख है। तो लद्दाख में भी जो सबसे टॉप पार्ट है जो कि हमारे इंडिया का है वो है हमारा लद्दाख, और उस पॉइंट को बोलेंगे इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा कि भारत के मैप में हम देखें सबसे पूर्वी जो हमारा स्टेट पड़ता है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश एक जो हमारा स्टेट है, उसके बाद उसका भी किबिथु जो कि पूर्वी बिंदु है भारत का। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पहले तो हमें स्टेट याद रखना होगा कि सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात स्टेट है, और बिंदु गुजरात स्टेट के अंतर्गत पाया जाने वाला गौर माता या गुहार मोती दो नामों से जाना जाता है। गौर माता वैसे जनरली मिलता है, बाकी आप गुहार मोती भी याद रख सकते हैं। पड़ोसी देश, अच्छा भारत जो है वो कई देशों के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो साझा करता है, तो वो जो डायरेक्ट बाउंड्री साझा करता है इंडिया, उसको हम उसका पड़ोसी देश बोलेंगे जिन भी देशों से उसकी बाउंड्री साझा होती है। तो हमें क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा किससे साझा होती है, सबसे ज्यादा किस स्टेट से साझा होती है, सबसे कम किससे। कई बार हमसे इसे क्रम पूछते हैं और कई बार फैक्चुअली पूछ लेता है, सबसे ज्यादा, सबसे कम या फिर ज्यादा
राज्यों से किस देश की बाउंड्री सीमा बनाती है, तो देखते हैं हम। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। यानी जब हमारा किसी देश का विभाजन नहीं हुआ होता है तो प्राकृतिक सीमा होती है, लेकिन अगर कहीं विभाजन हो जाता है तो वो हमारी वो मानव निर्मित हो जाती है। जैसे बांग्लादेश में कुछ ऐसे गाँव हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इंडिया से कुछ चीजों को लेकर के पश्चिम बंगाल को दिया गया और पश्चिम बंगाल से कुछ चीजों को लेकर इंडिया को दिया गया। तो यहाँ पे उसका मतलब क्लियर आपको समझ में आएगा कि मानव निर्मित क्या होती है, ठीक है ना। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो है वो विभाजन हुआ है ना, रेड क्लिफ लाइन जो हम दोनों के बीच में मिलती है, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो भी मानव निर्मित हो गया। बाकी प्राकृतिक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, यानी कि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगती है। ले आगे देखते हैं। साउथ में इंडिया के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि द्वीपीय राष्ट्र हैं। तो वो एक है हमारा श्रीलंका और दूसरा है हमारा मालदीव। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका और इसके नीचे है हमारा मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो अफगानिस्तान के साथ। यानी कि सबसे बड़ी पूछे तो बांग्लादेश और कितनी पूछे तो 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी जो है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है जो कि है 106 किलोमीटर। और कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखिए आप याद रख सकते 3 वर्ड में त्रा जैसा कुछ है ना, तो ऐसे त्रिपुरा याद रखिएगा। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आप देख सकते हैं वो हमारा त्रिपुरा है, जिसके वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ तीनों ओर से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा। ये हमारा किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो मतलब म्यांमार जो हमारा नेबर कंट्री है उसकी जो मैक्सिमम सीमा है वो किससे लगती है? तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, क्योंकि ये देखिए म्यांमार है और ये हमारा ऊपर देखिए आप अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार से। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट वो है हमारा भूटान। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अब हम देखते हैं कि जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी जो सीमा है वो हमारे भारत के किन किन स्टेट से मिलती है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है वो एरिया वाइज कवर किया गया है। तो इससे आपको एक हेल्प और होगी कि आपको ना एक सीक्वेंस पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी है, उसके बाद फिर किसकी है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा। बांग्लादेश जो कि सबसे लंबी हमारी सीमा भारत साझा करती है, बांग्लादेश की सीमा जो है वो किन किन भारतीय राज्यों से लगती है, तो आपको याद रखना होगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और असम। ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आगे बढ़ते हैं। अब चीन के साथ भी 5 स्टेट करते हैं, लेकिन वो 5 कौन कौन से हैं? तो आइए हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, फिर सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान भी हमारे 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल ये भी हमारे 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार ये हमारे 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान ये भी हमारे 4 राज्यों के साथ ही सीमा साझा करता है, जो कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। सबसे कम जो है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है। और इसमें स्टेट की बात करें तो सिर्फ एक स्टेट है जो कि है हमारा लद्दाख, वो हमारा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का है। तो टॉप 4 में राजस्थान फर्स्ट है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो ऊपर हमारा एरिया के अकॉर्डिंग है और नीचे हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में फर्स्ट नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सेकंड पे, थर्ड पे बिहार और फोर्थ पे हमारा पश्चिम बंगाल है।
ये जो डिटेल मिली है हमें उसका रेफरेंस दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा की बात करें तो राजस्थान और सबसे छोटे की बात करें तो गोवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम। भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? यानी भारत में ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो किसी भी सी साइड से नहीं मिलती है, यानी वो राज्यों के बीच में है, उनकी कोई भी बाउंड्री साइड में नहीं है। तो ऐसे 20 स्टेट है जो उसे यहाँ पे स्थलरुद्ध बोला गया है, यानी कि स्थल से ढका हुआ एरिया। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? यानी वो कौन सा स्टेट है जिसकी बाउंड्री भारत के मैक्सिमम स्टेट से जुड़ी हुई है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें 8 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र से बाउंड्री शेयर करता है। तो वो कौन से हैं? तो आइए हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली। तो कितना हो गया? टोटल तो हमारा 9 हो गया, बट अगर स्टेट पूछेगा तो हमारा 8 आंसर होगा, और यूटी पूछेगा यानी संघ केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो हमारा दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेटों से बाउंड्री शेयर करता है। अब उस स्टेट के अंदर वो कौन सा जिला यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम स्टेट से यानी राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, जो कि 4 जो है स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आगे हम उसे देखेंगे। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। याद रखिएगा ये हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर जिलों की बात की जाए तो जिलों में भी ये सबसे बड़ा है, यानी कि इसमें मैक्सिमम जिले हैं, यानी 75 जिले हैं। इसे आपको याद रखना होगा। आइए हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। भारत के स्टेट और उनकी जो बाउंड्री यानी तट रेखा है, तट रेखा की बात वहां पे आती है जहाँ पे वो किसी समुद्री एरिया से अपनी सीमा साझा करेगा, उसको तट रेखा बोलेंगे, है ना। जब कोई स्थल किसी समुद्री भाग से अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो उसको हम तट बोलते हैं। तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम एरिया है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। इसको हम याद रखेंगे 1962 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात 1214.7 किलोमीटर यानी 1214.7 किलोमीटर। आप इसे ऐसे 2-2 डिजिट में याद करेंगे तो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा, 12-14, है ना। आंध्र प्रदेश 3rd नंबर पे आता है और 4th नंबर पे हमारा आता है तमिलनाडु। 5th नंबर पे हमारा आता है महाराष्ट्र, फिर केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप। फिर इसके बाद हमारा पुडुचेरी आता है। यानी हमें क्या याद रखना, अगर सबसे मैक्सिमम पूछेगा तो हमारा अंडमान निकोबार का 1962 और सबसे कम पूछेगा तो हमारा 30 और 6, है ना। और टोटल पूछेगा तो हमारा है 75 16.6 यानी 7516.6 किलोमीटर टोटल बाउंड्री, है ना। जैसे हमने वहाँ पे याद रखा था हमारी तट रेखा कितनी है ना, तो हमने याद रखा था नॉर्थ टू साउथ तो हमारा 32-14 था, है ना। ईस्ट टू वेस्ट हमारा 29-33 था। उसी प्रकार यहाँ पे टोटल जो तट रेखा की बात की जाएगी वो हमारा 75-16 यानी 7516.6 किलोमीटर, वो अंडरस्टूड है। तो आगे बढ़े हम। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है झाबुआ जिला, यानी बुआ वर्ड तो आपके लिए नोन होगा, उसके आगे झा और लगा दीजिएगा, तो झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यानी वो ऐसा कौन सा जिला है जो हमारा मध्य प्रदेश का वैसा कौन सा जिला जो हमारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से बाउंड्री शेयर करता है? वो है सिंगरौली जिला, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो हमारा बालाघाट जिला है, जो मध्य प्रदेश में के अंतर्गत महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, बालाघाट। आपको क्या याद रखना है, अगर गुजरात और राजस्थान पूछे तो झाबुआ, अगर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूछे तो सिंगरौली, अगर महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ पूछे तो बालाघाट। आगे बढ़ते हैं। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़। अच्छा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंशिएंट टाइप में स्थानीय फसलों की बात अगर की जाए तो देखा गया कि छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पे धान की मैक्सिमम वैरायटीज पाई गई है ना। तो इस कारण से
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हमेशा आपको याद रखना क्या है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही क्यों कहा गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की वैरायटी जो किस्म होती है वो सबसे मैक्सिमम पाई गई, इस वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है या फिर राइस की पैदावार सबसे ज्यादा होती है इस वजह से बोला गया, नहीं, वहाँ पे राइस की एंशिएंट टाइम में वैरायटीज मतलब किस्म बहुत अधिक पाई गई, इस वजह से वहाँ पे छत्तीसगढ़ आंसर होता है। आगे बढ़, किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान के नाम से जाना जाता है? पूर्वी ज्योतिष का स्थान यानी प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जो मसालों के बगीचों के उपनाम से जाना जाता है? वो हमारा केरल। जैसे कि हम प्राचीन काल में पढ़ते भी है ना कि वो जो पुर्तगाली आए वो भारत पे क्यों आए, तो काली मिर्च की वजह से आए, फिर कहाँ पे, तो केरल के तट पे, है ना। तो उसका रीजन है ना, आपको याद रखना है कि मसाले कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, इस वजह से मसालों का बगीचा जो है वो केरल को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरल में पाया जाता है, लेकिन केरल में मैक्सिमम टाइप के जो है वो मसाले पाए जाते होंगे, या फिर कई बार मैक्सिमम जो उत्पादन होता है वो केरला में होता है, इस वजह से इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस उत्तर पूर्वी राज्य को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? तो ये हम आपको दिखाते हैं। 7 सिस्टर्स में ये 7 है, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। आपको इसमें कुछ ध्यान रखना होगा, वो ये है कि जो 7 सिस्टर में स्टेट है उसमें कौन शामिल है और कौन नहीं। तो याद रखना होगा इसमें सिक्किम को आप शामिल मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो सिक्किम है ना वो हमें उत्तर पूर्व में दिखाई पड़ता है, पर ये 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। 7 सिस्टर में कौन शामिल है? आ से 2 है अरुणाचल और असम, म से 3 है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, है ना। तो ये इजी है आपके लिए। 3 माह से हो गए, 2 हमारा आ से हो गया और एक नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो आ से 3 माह से और एक ना और एक त्रिपुरा आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के अंतर्गत पाते हैं। इन्हें हम उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो देखिए उत्तराखंड हमारे सबसे वेस्ट में है और सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से होता है। और हमारा कौन सा राज्य सबसे पूर्व में? अरुणाचल प्रदेश है। तो इस वजह से सूरज की रोशनी सबसे पहले हमारे भारत के किस पार्ट पे पड़ेगी? अरुणाचल पे पड़ेगी। इस वजह से उगते सूरज का जो स्टेट बोला गया वो अरुणाचल प्रदेश को बोला गया, है ना। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो वो नागालैंड, इसे याद रखना, जिसमें वहाँ के वेदर या फिर वहाँ की वेजिटेशन से कंपेयर किया होगा नागालैंड का, इस वजह से पूरब का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो पंजाब का जो है वो नाम ही 5 नदियों की वजह से हुआ है, तो याद रखना होगा पंजाब, है ना। किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो हमारा कर्नाटका है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। सिलिकॉन एक प्रकार का खनिज होता है ना, इसे याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो वो है हमारा कर्नाटका, है ना। कर्नाटका को पहले में मैसूर बोला जाता था। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है वो कोचीन का जुड़वा नगर है। ये देखिए फैक्चुअल आपको याद रखना होगा। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर दक्षिणी गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो वो श्रीनगर जो कि हमारे नॉर्थ में है और दक्षिण जो है वो हमारा कन्याकुमारी। तो इसलिए उत्तर और दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? वो हमारा श्रीनगर और कन्याकुमारी। पूर्वी पश्चिम गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पोरबंदर जो कि गुजरात में और सिलचर जो कि असम में है। याद रखिएगा यहाँ पे सिलचर जो कि असम में है, ना कि हमारा अरुणाचल में। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। स्टेट आपको पता ही है 28, जो कि हम ऊपर पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ एरिया वाइज पूछा गया तो वो हमारा लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है, जो कि हमारा अरब सागर जो है उसके अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमें याद क्या रखना है, अगर एरिया वाइज पूछेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा, तो हमारा लद्दाख है, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज पूछेगा तो हमारा दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया जाता है? पुदुचेरी। मतलब क्या है यहाँ क्वेश्चन का, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है, यानी
एक ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के अंतर्गत डिवाइड है, तो वो हमारा पुडुचेरी है। तो उसका एक पार्ट हमारा जो ये आंध्र प्रदेश में है, एक हमारा तमिलनाडु में और एक हमारा केरल में है। इन तीनों राज्यों में पाया जाना जो वाला पार्ट उसको सम्मिलित रूप से पुडुचेरी बोला गया है। तो आंध्रा में यनम कराईकल जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत, माहे जो है वो केरल। तो पुडुचेरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में जो स्पेसिफिक कुछ रीजन है उनको सम्मिलित रूप से पुडुचेरी बोला गया। आंध्रा, तमिलनाडु, केरल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत में पाया जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय याद रखिएगा, वैसे तो ज्वालामुखी दो है, एक सक्रिय और एक डेड है, यानी एक सुसुप्त जिसे बोलते हैं और एक सक्रिय यानी एक्टिव। तो एक्टिव की बात करें तो हमारा बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत की है हमारी स्टेट और उनकी राजधानी। तो सिक्किम की गंगटोक, असोम जो है वो दिसपुर का है ना, एक्चुअली असम है बट असोम लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए कोई नहीं। असोम जो है वो दिसपुर। अरुणाचल ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार का पटना, झारखंड की राजधानी जो है वो रांची, ओडिशा का भुवनेश्वर, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। आंध्रा का जो है अमरावती। देखो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी वो 3 है, तो पहली अमरावती जो कि विधायी है ना, और उसके बाद कुर्नूल जो कि न्यायिक, और विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी यानी एक विधि यानी जहाँ पे विधि बनाई जाती है। दूसरी वो जहाँ न्यायिक जुडिशियल प्रोविजंस होते हैं वो है कुर्नूल, और तीसरी जो है विशाखापट्टनम जहाँ पे कार्यपालिका। तेलंगाना की जो है वो हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की याद रखिएगा है ना, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तेलंगाना की जो है वो हैदराबाद है, गोवा के है पणजी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब का भी चंडीगढ़ है, और हिमाचल प्रदेश का शिमला। पूछा जाता है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमाएं। प्रादेशिक जल सीमा का मतलब है कि कोई भी जैसे कंट्री होती है, अगर उसकी बाउंड्री किसी सी से लगती है, समुद्र से लगती है ना, तो उसमें कितना क्षेत्रफल होता है जो उस देश का प्रादेशिक सीमा ही माना जाता है, भले वो किसी सागर से बाउंड्री टच कर रहा होता है। तो वो उस देश की जो स्थलीय सीमा होती है, उस स्थलीय सीमा से लेकर के समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील, यानी भारतीय स्थल सीमा से लेकर समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील की जो रेंज होगी उसको भारत की प्रादेशिक जल सीमा बोलेंगे, है ना। फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा से 24 समुद्री मील आगे बढ़ेंगे तो उसको भारत की संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। और आगे बढ़ेंगे यानी भारतीय स्थल सीमा से 200 समुद्री मील आगे बढ़ेंगे तो उसको भारत की अनन्य क्षेत्र कहते हैं। तो प्रादेशिक पूछे 12 समुद्री मील, संलग्न पूछे तो 14 समुद्री मील, और अनन्य क्षेत्र पूछे तो 200 समुद्री मील। 12, 24, 200 3 चीजें आपको याद रखनी है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है, तो 2 घंटे। यानी भारत का जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है वो अरुणाचल पड़ता है, और जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि वो हमारा गुजरात, यानी अरुणाचल और गुजरात के बीच में जो हमारा देशांतर का अंतर पड़ता है उसके बीच में जो हमारा समय अगर कैलकुलेट करें तो वो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है, तो 2 घंटे। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है, तो चेन्नई। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है, तिरुवनंतपुरम में। फैक्चुअल आपको याद रखना होगा, याद रखिएगा। फ्रांसीसी जो वास्तुकार, यानी वास्तुकार वो होते हैं जो किसी मतलब बिल्डिंग या फिर किसी मोन्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको वास्तुकार बोलते हैं। तो फ्रांसीसी वास्तुकार कार्बूजियर जो थे वो हमारे कंट्री में जो चंडीगढ़ है उसकी डिजाइनिंग की थी। उडम मंडलम ऊटी है ना में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है, तो ये हमारा आपको पता ऊटी कहाँ है, राजस्थान में है। तो बसाव पैटर्न वहाँ पे जो बसावट हुई है ना वो किस प्रकार की है, तो सीढ़ीदार रूपी है ना, इसे याद रखना होगा, फैक्चुअल चीज है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, कोरी क्रीक वो कच्छ के रन में। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है, यानी कि वर्ल्ड में टॉप सबसे कूल स्थान कोई होगा, लेकिन भारत का वो कौन सा स्थान है जो कि वर्ल्ड में सेकंड मतलब रैंक पे आता है, वो है द्रास जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो पाकिस्तान और भारत। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया, तो इंदिरा पॉइंट
पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ था? सबसे दक्षिण में, है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? जैसलमेर, यानी मरुस्थलीय स्थान, मतलब सबसे सूखा जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, तो जैसलमेर है जो कि राजस्थान में है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, अब आप सबको आई थिंक पता होगा। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार हुए हैं, वो जो रीजन एक है कश्मीर, उसकी वजह से कितनी बार हुए हैं? तो वो 3 बार हुए हैं। भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता, यानी कि सबसे नॉर्थ, मतलब एक होता ना कि लॉन्गिट्यूड, यानी कि समकोण स्थिति जिसे बोलेंगे, तो कभी नहीं होती। वो कौन सी जगह है? वो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल तट। वैसे भी आपको पता होगा कि जो चक्रवात होते हैं वो भी उष्ण चक्रवात होते हैं, वो उनकी उत्पत्ति जो है वो सी पे होती है, यानी समुद्री क्षेत्र पे होती है। तो कोरोमंडल जो है वो हमारा साउदर्न में है, तमिलनाडु, केरल। तो कोरोमंडल तट जो है वो हमारा तमिलनाडु में है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जो ओरिजिन होता है वही समुद्र होता है। तो जो समुद्री एरिया से हमारी बाउंड्री साझा कर रही होगी वही उसका रीजन, मतलब उसका जो है सबसे इफेक्टेड एरिया होगा, तो वो हमारा कोरोमंडल तट है। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत में पत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून से। दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो यानी वो कौन सा देशांतर है जो कि दिल्ली से होता हुआ जो आता है वो उसके सबसे समीप में है? तो वो कर्नाटका, यानी बेंगलुरु, है ना। तो ऊपर दिल्ली और नीचे बेंगलुरु, वो देशांतर, नॉर्थ से साउथ जो आती है रेखाएं, काल्पनिक रेखा है जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो वो एक ऐसा देशांतर रेखा है जिसके समीप दिल्ली है ऊपर में, और उसी जो है देशांतर के समीप नीचे जो है वो बेंगलुरु मिलता है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एन विले 1750। तो याद रखिएगा, भूगोलवेत्ता एन विले द्वारा 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र तैयार किया गया। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आगे आपको डेली हमारी कोशिश रहेगी कि 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी को पूरा कवर किया जाए। थैंक यू सो मच।